हमने कहा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमें ज़रूर बुलाना होगा आपको, आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला, जब मैसेज पहुंचा हमने पूछा किन किन को मैसेज पहुंचा, तो एक भी उनमें से महिला नहीं थी। तब मैंने फिर मैसेज किया कि दिस इज नॉट फेयर। प्रेशर बना, देवबंद से वापस आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उसके बाद पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ाई हो गई। वहाँ पे उन लोगों ने तालिबान फ्लैग लाया लगाने के लिए, और जो वहाँ के डिप्लोमेट्स थे उन्होंने मना कर दिया। जो पुराने डिप्लोमेट्स थे, वो जो पोल होता है जिसमें फ्लैग लगता है, वो पोल उठा के ले गए, तो फ्लैग लग नहीं पाया। पाकिस्तान तालिबान को लेकर बहुत सॉफ्ट था, लेकिन आप ये कह रही हैं उसने भी मुंह की खाई है। तो अभी हम जो तालिबान के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी याद रखें कि वो अपने दोस्तों को, हाँ तो हम भी बिल्कुल। पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बुला लिया जाता, तो क्या ये सवाल इतनी ही जोर शोर से, इतनी ताकत से यहाँ उठता? बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल जब शुरू में मुतक्की आए उसके 1-2 दिन तक ऐसा कोई सवाल उठता नहीं दिखा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब सवाल उठेगा ना। नहीं, बिल्कुल। अगर प्रेस लेकिन कॉन्फ्रेंस होता आजकल हम जो होते जर्नलिस्ट है, तब भी वही सवाल उठते। मैं टोक के पूछ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। आजकल जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर भी हैं, है ना, इधर उधर जाके बात भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो इंतजार करते हैं कि टीवी पर जब उनकी बारी आएगी तो वो लाइव में बोलेंगे। हमने सवाल पूछे, एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आज़ादी है, औरतें सब कुछ कर सकती हैं, हम रोकने नहीं वाले हैं इस्लामिक टेनेट्स के अंडर। अरे आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं बच्चों को। तालिबान और पाकिस्तान का एक झगड़ा जो डुरंड लाइन पर है, वो तो हमें सबको पता है, समझ में आता है, अंग्रेजों की देन है, ठीक है, उस पर तो झगड़ा चलता रहेगा पठानों का। लेकिन अब झगड़ा क्या है? काबुल में यूएन रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वुमेन है। हमारे जब यहाँ से डेलीगेशंस गए उसमें वुमेन डेलीगेशन भी थे। भारत सरकार को सोचना चाहिए, अगर ये सब जगह महिलाओं से इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने किस हक से, कहाँ से वो हिम्मत लेकर आए कि वो सोच रहे थे यहाँ पे ऑल मेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। क्या भारत उन मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो एक तरह की मान्यता तो तालिबान के सरकार को दे ही रहे हैं, और उसकी देखा देखी बहुत सारे लोगों को देनी पड़ेगी, और फिर भारत ये आलोचना सहेगा कि भारत कैसे दे सकता है लोकतांत्रिक देशों के सब। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क जो हमेशा रणनीति और खेल का हिस्सा रहा। दुनिया की बहुत सारी ताकतें इस मैदान में आती रहीं, जाती रहीं, जीत कोई नहीं सका। आपको याद होगा 4 साल पहले यहां सत्ता फिर बदली थी, यहां तालिबान आ गए थे। तब से अब तक भारत की उनसे कोई खास बातचीत तो नहीं थी, लेकिन हाल ही में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी यहां आए, और जब आए तो पता चला कि भारत और तालिबान के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही थी कुछ दिनों से। मुत्तकी साहब आए, दिल्ली में गए देवबंद, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, एक नहीं बल्कि 2। जब पहली की तो महिलाओं को नहीं बुलाया, बहुत बवाल हुआ। फिर दूसरी की तो महिलाओं ने बुरी तरह घेर लिया। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे ग्रुप की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन। गीता काफ़ी लंबे वक्त से फॉरेन अफेयर्स कवर करती रही हैं, और ये उन लोगों में भी शामिल रही हैं जिन्हें पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, लेकिन फिर जब आवाज़ उठाई इन सभी ने मिलकर फाइनली बुलाया गया। कुछ सवाल भी पूछे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गीता ने। तो आज बात करेंगे, मुत्तकी आए, साथ क्या लाए, क्या क्या बातचीत हुई, पेपर पर क्या हुआ, और ये भी कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के आसपास विवाद हुआ, अंदर खाने क्या क्या घटा। तो बहुत बहुत शुक्रिया गीता, आप पहली बार पढ़ाकू नितिन में आई, स्वागत है आपका। आप उन महिला पत्रकारों में से एक हैं जिन्होंने ये मतलब वैसे तो पत्रकारों में से जिन्होंने उम्मीद की होगी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाएगा, लेकिन फिर ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद बुलाया गया, फिर आप पहुंची भी। मुझे ना ये कहानी शुरू से सुननी है, और उसके बाद हम बात करेंगे भारत अफगान संबंधों पर, मुत्तकी क्या क्या लाए, क्या क्या बात हुई इस पर सबसे पहले सबसे सारा सवाल इसी बारे में आए कि ये पूछिए हुआ क्या था। देखिए नितिन, ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी कि वो बुलाने वाले हैं हमें, लेकिन चाहते यही थे कि अगर भारत में हो रहा है, अफगान एम्बेसी कहा जाता है कि अफगानिस्तानी टेरिटरी है, कोई भी एम्बेसी उस देश का टेरिटरी माना जाता है। तो बहुत इजी एक्सप्लेनेशन था बहुत लोगों का, लेकिन वो तो अफगान एम्बेसी में हुआ है, अफगान नहीं। आप भारत आए हैं, चाहे आप अफगान एम्बेसी में करें, चाहे होटल में करें, आपके रूल्स यहाँ अप्लाई नहीं होंगे, हम नहीं मानेंगे। तो शुरुआत ऐसे हुई कि वो आए, और बातचीत के दौरान 2 मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हो रही थी, उनके और सरकार के बीच भी,
हालांकि एमईए कहता है कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस डिसीजन में कि कौन अटेंड करेगा कौन नहीं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो ये तो कह सकते थे ना कि अगर आपको यही करना है डिस्क्रिमिनेशन तो यहाँ ना करें, राइट? आप इतना तो कह ही सकते थे। तो दो चीज़ों पे बहुत असमंजस में थे ये लोग कि पहला, जब बायलैटरल मीटिंग होगा तो किसका फ्लैग लगेगा, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का अभी तक फ्लैग लगता आ रहा है जो लाल हरा काला सफ़ेद झंडा है, और अभी तक भारत सरकार ने तालिबान को रिकग्नाइज नहीं, और ये एमिरेट्स हैं, और ये इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है जो सफ़ेद और काला झंडा है, तालिबानी झंडा, जिसको वैसे बहुत ज़ोरों शोर से कई सारे स्टेट्स में कई सालों तक लोगों को तालिबानी बोल के कंडेम किया गया है। एनीवे, तो ये था कि बायलैटरल मीटिंग में कौन सा झंडा लगेगा, तो झंडा आखिरकार नहीं लगाया ना, डिसाइड कर लिया था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं डिसाइड कर सके। तो दूसरा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले इनकी सोच थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जिस 5 स्टार होटल में रह रहे थे वहाँ हो, लेकिन वो भारतीय टेरिटरी होता। और इस जो एम्बेसी है, एम्बेसी में अभी भी पिछले सरकार के डिप्लोमेट्स हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि मुत्ताकी यहाँ पर आकर करे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो मना कर रहे थे कि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने सोचा होटल में करेंगे, होटल में करते तो भारतीय टेरिटरी में वो अपनी मर्जी चलाते, तो भारत सरकार के पास जवाब एज सच क्लैरिटी के साथ ये जवाब नहीं दे सकता था फिर भारत सरकार, राइट? तो आखिरकार फैसला हुआ कि एम्बेसी में होगा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस। एम्बेसी में पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, हम लोगों ने मैसेजेस भेजे, जो एक लौते रिप्रेजेंटेटिव हैं तालिबान के, मुंबई में बैठते हैं, तो उनको हमने मैसेज भेजा। हमने जो फॉरेन पॉलिसी देखते हैं दोहा में और काबुल में, वहाँ पे मैसेजेस भेजे। हमने कहा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक कॉन्फर्मेशन नहीं था, हमने कहा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमें ज़रूर बुलाना होगा आपको, क्योंकि हम लोग फॉरेन पॉलिसी के बहुत ही पुराने बीट रिपोर्टर्स हैं, तो आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। फिर हमने नॉट फेयर वाला मैसेज भी भेज दिया कि अगर आप, क्योंकि तब तक हमें पता चल गया था कि कुछ लोगों को मैसेजेस गए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। अब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जब मैसेज पहुंचा, हमने पूछा किन किन को पहुंचा मैसेज पहुंचा, तो एक भी उनमें से महिला नहीं थी। तब मैंने फिर मैसेज किया कि दिस इज़ नॉट फेयर, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप लोग हमें इनवाइट नहीं कर रहे। तो हमें पता था कि ये एंगल ऑल मेल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। उसके बाद कुछ जर्नलिस्ट्स एम्बेसी के गेट पे पहुंच गई कि, और वो बाकायदा अपने दुपट्टा लेके पहुंची थी कि अगर प्रोटोकॉल कहता कि दुपट्टा रखना होगा तो दुपट्टा लेके पहुंची थी, लेकिन बोला वो लिस्ट में नहीं है नाम। और वहीं पर कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे, मेल जर्नलिस्ट, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन उनको फिर ऐड किया गया और उनको भी अलाउ किया गया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया। हमने इंतज़ार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक, क्योंकि लास्ट मिनट तक हमें देखना था कि कोई वुमेन जर्नलिस्ट को अलाउ कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि फिर ये बस सिलेक्टिव ब्रीफिंग होता, हमें प्रोटेस्ट करने का कोई वो नहीं होता बेसिस। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया उसके बाद हमने रिपोर्ट करना शुरू किया कि ये ऑल मेल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा नितिन कि ये मेल कॉलीग्स देखिए, वो बहुत ट्रोल भी हो गए, बहुत गंदे। देखिए मेरे फ्रेटर्निटी के लोग हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं हैं, हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं कि एक दूसरे पे कीचड़ उछाले। तो जिस तरीके की ट्रोलिंग मेल मेंबर्स की गई वो बहुत ही गलत था। आप उनको वाइफ बीटर्स, वेमेन बीटर्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रिपोर्टर्स जब ऑन द ग्राउंड होते हैं नितिन, तो आप स्टोरी देख रहे होते हैं, आपका शायद फोकस वो नहीं था जो होना चाहिए था। इन हाइंडसाइट मेरे खुद के दोस्त कहते यार सोचना चाहिए था, इन हाइंडसाइट कहते यार वॉकआउट कर देना चाहिए था, या इन हाइंडसाइट कहते हैं कि बॉयकॉट कर देना चाहिए था। लेकिन इन हाइंडसाइट उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चाहते थे कि हम ना आए। उस मोमेंट में मुत्ताकी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस, तालिबान का पहला विजिट में उन लोगों ने प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। उसका मतलब ये नहीं है कि ये जो
लोग बैठ के बड़े आराम से इनको ट्रोल कर रहे हैं, वो उनको जानते नहीं है। वो रिपोर्टर्स का जो ऑन द ग्राउंड प्रेजेंस होता है उसको नहीं पहचानते हैं। वो ये नहीं जानते कि स्टोरी, जब हम किसी स्टोरी के लिए भाग रहे होते हम शायद कभी कभी सब कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए ये ऑन रिकॉर्ड में बोलना चाहती हूँ नितिन कि जिस तरीके से हमारे फ्रिटर्निटी, आप अपना पॉलिटिक्स अपने पास रखें, जिस तरीके से हमारे फ्रिटर्निटी के मेल मेंबर्स को ट्रोल किया गया वो गलत था। लेकिन हमारे प्रोटेस्ट की वजह से जिस तरीके से आवाज़ उठी, एमईए ने कहा हमारा इसमें कोई हाथ नहीं था, प्रेशर बना, देवबंद से वापस आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। और उसके बाद देखिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेम जवाब दिए, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा टेक्निकल इश्यूज़ पर बातचीत हो रही थी। हम भी टेक्निकल इश्यू समझते हैं, हमें भी बुला लेते, हमें क्यों नहीं बुलाया। और फिर कहा कि नहीं शॉर्ट नोटिस था। शॉर्ट नोटिस, हम इतने सारे मैसेजेस डाल चुके थे कि हमें भी आना है। शॉर्ट नोटिस में तो फिर हमारा नाम होना चाहिए था, क्योंकि हम तो बहुत पहले से तैयार थे कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है हम वहाँ होना चाहेंगे। बहुत ही प्रेशर, अच्छा लगा कि इंडिया में एटलीस्ट ये मैसेज तो गया कि आप इंडिया आते हैं तो आप अपनी तालिबानी रूल्स यहाँ पे नहीं लागू कर सकते। एटलीस्ट अब तक इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव टू दैट एक्सटेंट। अब मैं 2-3 सवाल पूछता हूँ जी बिल्कुल, जो मेरे मन में थे, क्योंकि ये चीज़ हम बाहर से देख रहे थे और आप इतनी पुरानी जर्नलिस्ट हैं, मुझे था कि जब आप मिलेंगे तो आपसे पूछूंगा। पहली चीज़, ये बात हम में से बहुत लोगों को नहीं पता थी, आपकी तो बीट है, कि तालिबान का कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मुंबई में रहता है। हाँ। और अभी भी ये जो दूतावास है ये पुरानी सरकार के ही जो कारिंदे हैं उनके पास है। तो एक्चुअली फिर मुझे ये बताइए कि संभव कैसे हुआ कि उन लोगों ने जो इस दूतावास में बैठे थे, एम्बेसी में बैठे थे अफगान, ये मान लिया आखिर में कि हाँ ठीक है तालिबान का मंत्री आके अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। देखिए जब तालिबान की सरकार आई और अफ़गान जितने भी वर्ल्ड ओवर एम्बेसीज हैं, आहिस्ते आहिस्ते जिन जिन देशों ने तालिबान रजीम के अंडर काबुल में एम्बेसीज खोले, उनके उन देशों में एम्बेसीज का जो स्ट्रक्चर है, डिप्लोमेट्स बदलने लगे। अच्छा, चाइना रशिया? हाँ, चाइना रशिया। रशिया ने तो रिकग्नाइज कर दिया है तालिबान सरकार को, चीन ने अभी तक नहीं किया। हाँ। हमने ऑफ कोर्स नहीं किया है। बिल्कुल। लेकिन एम्बेसी को चलाएगा कौन, पैसे कौन भेजेगा, डिप्लोमेट्स का सैलरी कहाँ से आएगा। काफ़ी वक्त तक भारत सरकार ने काफ़ी मदद की, लेकिन एक वक्त आता है जब आपको पता होता है कि हाँ अब आप एक सरकार, जो भी रजीम है वहाँ पर, रजीम बोलते हैं क्योंकि हम उस सरकार को हमने मान्यता नहीं दी है, तो उस रजीम के साथ आप इंगेज कर रहे हैं, आप चाहते हैं बायलैटरल रिलेशंस हो, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जो ऑफिसर्स अफ़गान एम्बेसी में हैं वो किसके हेल्प की वजह से वहाँ पर हैं? अच्छा। भारत सरकार। हाँ, तो भारत सरकार ये बोल सकती है ना, नहीं देखिए ये तो करना पड़ेगा क्योंकि डिप्लोमेसी है, और आप अब क्योंकि हम इनको एंगेज कर रहे हैं, हम इनको एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं, तो आपको इनको अलाउ करना होगा। तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ाई हो गई, वहाँ पे उन लोगों ने तालिबान फ्लैग लाया लगाने के लिए, और जो वहाँ के डिप्लोमेट्स थे उन्होंने मना कर दिया। फिर इतना ज़्यादा हो गया था टेंशन दोनों के बीच, कहा जाता है, क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं, तो पता चला कि इतने टेंशन ज़्यादा हो गए थे कि जो पुराने डिप्लोमेट्स थे, वो जो पोल होता है जिसमें फ्लैग लगता है, वो पोल उठा के ले गए, तो फ्लैग लग नहीं पाया, तो उन्होंने टेबल पे फ्लैग छोटा वाला जो होता है वो लगा दिया था। इस बारी ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनको वो आए बड़े आराम से अपना फ्लैग लगाया, उसके बाद मुत्ताकी आए। तो तालिबान को एम्बेसी मिल गई ना फाइनली? नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि मान्यता नहीं है तो एम्बेसी नहीं है। लेकिन जो होंगे डिप्लोमेट्स हैं, लेकिन इस बायलैटरल मीटिंग में डॉक्टर जयशंकर ने उनको इजाज़त दे दी कि वो कुछ डिप्लोमेट्स काबुल से यहाँ भेज सकते हैं। तो मान्यता नहीं है, लेकिन ओपनिंग अप ज़रूर है, दरवाजे खुल गए हैं इस एम्बेसी के तालिबान के लिए। और हमने भी तय किया है, हमने कभी सोचा नहीं था नितिन। क्यों? क्योंकि कभी सोचा था कि तालिबान वापस आए, कभी सोचा था कि अमेरिका इस तरीके से अफगानिस्तान छोड़ के चला जाएगा। 2021 के बाद तो सोचा था, टेक्निकल मिशन तो हमारा था। 2021 के बाद तो नितिन स्लोली एंड स्टेडीली हम अपना स्ट्रैटेजी बदलते आ रहे हैं और अडेप्ट करते आ रहे हैं। काफ़ी समय तक हमने रेजिस्ट किया, लेकिन फिर
देखिए, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है नितिन। जब पाकिस्तान के साथ मुश्किलें बढ़ जाती हैं, अफ़गानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अफ़गानिस्तान में हमारे बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपको री इंगेज करने की ज़रूरत थी। तो आपने री इंगेजमेंट शुरू कर दिया था, और अब ऐसा वक्त आ गया है जब आप देख रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हालात ठीक नहीं है, तो आपको स्ट्रेटिजिकली लग रहा है कि बहुत अच्छा है ये। बहुत लोग हमारे खुद के सहयोगी हैं, बहुत सारे इस इंडस्ट्री के, और एक्सपर्ट्स, स्ट्रेटिजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स, जिन्होंने बड़े वाह की इस इनविटेशन को लेकर। हम बस ये कहते हैं कि भारत के लिए मुझे लगता है अफ़गानिस्तान, चाहे वो कोई भी हो वहाँ पर, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट देश है। लेकिन क्या इस तरीके का वेलकम, इस तरीके की एंगेजमेंट अभी ज़रूरत है? क्या हमारे जो रेड लाइंस हैं विमेंस राइट्स को लेकर, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, और किस हद तक? क्योंकि ये सारे स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स ने बहुत कहा कि वाह मास्टर स्ट्रोक, मुत्ताकी दिल्ली पहले आया, इस्लामाबाद नहीं गए, तो क्या हुआ? हुजूर 2-3 हफ्ते रुकिए, इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, फिर क्या कहोगे? कौन सा मास्टर स्ट्रोक? थोड़ा सोच के चलना चाहिए। हम ये जो शॉर्ट साइटेड डिप्लोमेटिक गेम खेलते हैं, इसमें कहीं ना कहीं आगे चल के फिर हम ही मुंह के बल गिरते हैं, क्योंकि आपने ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और ये सोचा नहीं। और क्यों नहीं सोचा कि मुत्ताकी इस्लामाबाद जाएगा? क्यों नहीं सोचा कि इशाक दर और ख्वाजा आसिफ काबुल में नज़र आएंगे? सबसे पहले जब तालिबान सरकार आई, अब वो मुंह के बल गिरे हैं, उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि सबसे पहले जब तालिबान सरकार आई तो फैज़ अहमद पहुंचे थे ना, ISI चीफ, सिरीना होटल में चाय पी रहे थे। ये आपने जो बातों बातों में एक इंसाइट दिया मुझे, बिल्कुल ये मैंने सोचा नहीं था। आप सही कह रही हैं, पाकिस्तान तालिबान को लेकर बहुत सॉफ्ट था, लेकिन आप ये कह रही हैं उसने भी मुंह की खाई है। तो अभी हम जो तालिबान के प्रति सॉफ्ट हो रहे हैं, तो ये भी याद रखें कि वो अपने दोस्तों को, हाँ तो हम भी बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, बस ये नहीं है, आप ग्लोबल स्टेज में क्या हो। आज भारत, आप कुछ भी कह लें, बहुत पावरफुल पोजीशन में है ग्लोबल स्टैंडिंग में। लोग कहेंगे कौन सा पावरफुल पोजीशन है? लोग भारत को रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन किस लिए रिकग्नाइज करते हैं? इसलिए नहीं रिकग्नाइज करते हैं कि आप आज चाइना के सबसे बड़े कंपेटिटर बन गए। नहीं बने हैं, बनने में वक्त लगेगा। लेकिन जो मॉरल स्टैंडिंग भारत लेकर आता है ग्लोबल स्टेज में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मॉरल स्टैंडिंग जो है, देखिए अमेरिका भी एंगेज करेगा अफ़गानिस्तान को। अमेरिका ने उल्टा यहाँ पर एक और बात, इंटरेस्टिंग बात कहूँगी, कि जब ये बागराम बेस की कहानी आई कि ट्रम्प बागराम बेस वापस आना चाहते हैं, क्योंकि वो उनको समझ आ गया कि अगर आपको लिसनिंग पोस्ट चाहिए, अगर आपको इस रीजन में सबसे बड़ा लिसनिंग पोस्ट, मॉनिटरिंग पोस्ट अमेरिका के लिए बागराम बेस था, आपने वो छोड़ा ही क्यों? ठीक है, छोड़ा, अब वापस आना चाहते हैं, तो तालिबान ने तो कह दिया है आप डिप्लोमेट्स भेजें। बड़े अच्छे, वैसे क्यूट बोलना बड़ा वो होगा, लेकिन बड़े क्यूट पठानी लैंग्वेज में, बड़े पठानी उर्दू में बात कर रहे थे मुत्ताकी, और बोला कि आप डिप्लोमेट लाइए यहाँ पर, लेकिन यूनिफॉर्म में कोई नहीं आएगा। और ये तालिबान का स्टैंड हमेशा से रहा है। तो जब बागराम बेस में ट्रम्प वापस आना चाहते हैं, अभी शायद ट्रम्प के कानों में नहीं पहुंचा है कि भारत तालिबान के साथ खड़ा है। क्या बात तो वहाँ नहीं पहुंचोगी खबर? हम बस ये कह रहे हैं कि अगर पहुंचता तो उन्होंने अब तक ट्वीट या पोस्ट कर दिया होता कि हाउ डेयर यू रेजिस्ट। तो तालिबान ने कहा नहीं, हम नहीं आने देंगे, और भारत ने समर्थन किया है तालिबान का कि नहीं, किसी और को नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर ट्रम्प को पता चल गया, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान ने कहा हाँ बिल्कुल आपको जाना चाहिए। और इंडिया आज, तो ये जो अलाइनमेंट नज़र आ रहा है अमेरिका और पाकिस्तान का, और हमारा जो अलाइनमेंट नहीं नज़र आ रहा है अमेरिका के साथ आज, वो काफ़ी ट्रबलसम है। हमें लॉन्ग साइटेड, फिर से बोल रही हूँ, लॉन्ग साइटेड, दूर का सोचेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तरफ आप कह रही हैं कि भारत मॉरल हाई ग्राउंड लेने वाला मुल्क रहा है और लोग उसे मानते हैं, एक तरफ। दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि दूर की सोचिए। फिर मैं चाहूँगा कि अगर आप इस तरह सोचें कि भारत ने शायद इस बार दूर की सोची है, क्योंकि पिछली बार जब रेजिम था तो हमने मान्यता नहीं दी। इस बार हमने शायद ये सोचा है कि मॉरल हाई ग्राउंड छोड़कर, तब दूर का सोचा था नितिन, क्योंकि पता था कि तालिबान ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएगा, वेस्टर्न फोर्सेस आएंगे ही आएंगे। इस बारी
भी दूर का इसलिए सोच रहे हैं, इसलिए हम जब दूर का कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप जिस तरीके का एंगेजमेंट कर रहे हैं और आपको लग रहा है मास्टर स्ट्रोक है, उतना मत सोचिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। मास्टर स्ट्रोक तो देखिए अतिशयोक्ति, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा चढ़ा कर आप कह रहे हैं। कहीं ना कहीं रेकनसाइल कर लिया कि अब तालिबान आ गया है, हाँ, अब नहीं, अब हमने मान लिया है। अब वापस से कोई वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होने वाला, और पिछले समय की तरह वापस से। लेकिन मुझे एक बात बताइए, म्यांमार में जब आंग सान थी तो भी, और अब जब जुंटा है तो भी, हम उनसे बात कर रहे हैं ना, हमें कोई मतलब नहीं है कि उनकी राजधानी में कौन बैठा है। हाँ। क्या ये वैसा ही नहीं है? ऐसे वैसे ले लें हम, जब नजीबुल्ला तो नजीबुल्ला, जब अमेरिका ने जो बैठा है वो तो वो घनी, और अब तालिबान तो तालिबान। नहीं, करना तो कर तो यही रहे हैं। हाँ। म्यांमार में जब हुंटा आई थी तब भी हमारा ऑंग सान सूची को लेके बहुत बड़ा वो था, रेजिस्टेंस था कि आप इनको जेल नहीं कर सकते हैं, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। और जब हमारे कंपल्शंस क्या हैं, हमारे कंपल्शंस नितिन ये है कि अगर हमारे व्यूअर्स मैप खोल के देखें तो जहाँ पर भी हमारे नेबरहुड में रेजिस्टेंस है, वहाँ पर एक राइवल फोर्स है। म्यांमार में हमने रेजिस्ट किया, हमने प्रो डेमोक्रेसी वॉइसेस को सपोर्ट किया, फिर देखा कि चीन घुस गया है, आपको घुसने की ज़रूरत पड़ेगी। जब अफ़गानिस्तान देखते हैं, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान घुसा हुआ है, चीन घुसा हुआ है, तो आपको घुसने की ज़रूरत है। आप नेपाल देखेंगे तो आपको, चाहे वो प्रो डेमोक्रेसी हो नहीं हो, चाइना घुसा हुआ है। हमारे तो बहुत अच्छे संबंध थे राजा से, लेकिन हमने मान लिया। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आप फिर इसकी आलोचना क्यों कर रही हैं? ठीक तो है, व्यावहारिक सोच है ये। नहीं, हमने ये कहा कि लॉन्ग साइटेडनेस, वो मास्टर स्ट्रोक बोलने में, उस पर लॉन्ग साइटेड आप सेलिब्रेट मत करिए, ये स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। पुरानी फॉरेन पॉलिसी को साइड में करके एक नए तरह से चलने का सोचा। पुरानी फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या थी? पुरानी फॉरेन पॉलिसी थी तालिबान को रेजिस्ट करना, क्योंकि पूरी दुनिया ने कर रखा था। सही। क्योंकि आज पूरी दुनिया कहीं ना कहीं एंगेज करना शुरू कर दिया है, उसी वजह से हम भी एंगेज कर रहे हैं, और हमारी ज़रूरतें और इम्पोर्टेंस और नेसेसिटी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए पाकिस्तान फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। चाइना, पाकिस्तान और IS, इस्लामिक स्टेट अफ़गानिस्तान से भारत के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट का इतना ज़ोर, इतना इन्फ्लुएंस और इतना फुटप्रिंट आपको नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर कुछ है तो वो तालिबान, हमारे लिए तालिबान को एंगेज करना ही बहुत डाइसी है, किस तरीके से एंगेज करे, कहाँ तक, कब तक, क्योंकि बहुत सारा हमारा डेवलपमेंट काम और इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान में रुका हुआ था। बिल्कुल। अब शुरू होने वाला है। लेकिन हम अभी भी ये बोल रहे हैं, भारत सरकार अभी भी ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं आपको विमेन को राइट्स देना होगा। लेकिन अगर मैं इसको फ्लिप करके कहना चाहती हूँ, अगर आप सब कुछ कर दें इनके साथ और आप वो रेड लाइंस भूल जाए कि आप औरतों को कुछ तो हक देंगे, अगर पूरी दुनिया औरतों के हक को भूल जाए अफ़गानिस्तान में, तो फिर तालिबान बोलेगा हम ठीक ही तो है। लेकिन वो आवाज उठाने के लिए यूनाइटेड नेशंस है ना, हम वहाँ आवाज उठाएं, हम बिल्कुल जोर शोर से कहें। क्या किया? नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूँ नहीं किया होगा। यूनाइटेड नेशंस के में आवाज उठाने से क्या हिला, क्या बदला, क्या हुआ? लेकिन आप ये मानेंगे कि सही प्लेटफॉर्म तो वही है? नहीं, सही प्लेटफॉर्म बायलैटरल भी होता है। बायलैटरल है, लेकिन बायलैटरल आप तब बात करेंगे जब आप बैठें साथ में। हम साथ बैठ रहे हैं ना, तो ये तो मास्टर स्ट्रोक है फिर। नहीं, मास्टर मैं नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं। मास्टर स्ट्रोक मैं जिस इशू पर क्रिटिसाइज कर रही थी वो ये नहीं था कि क्या हम एंगेज करें या नहीं। मास्टर स्ट्रोक जिन लोगों ने इसको कहा कि वो दिल्ली पहले आए और पाकिस्तान नहीं वो गए, तो हाँ, मैंने उस पे बोला था कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, पर कुछ हफ्तों में वो इस्लामाबाद में नजर आ सकते हैं, कुछ हफ्तों में इशाकदर या ख्वाजा आसिफ, आज लड़ाई है, उनके वीजा कैंसिल हो गए, लेकिन कुछ हफ्तों में वो नजर आ सकते हैं। तो कह ही रहा तालिबान, हम सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, हम सबके साथ बात करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कभी भी नॉर्मलसी नहीं आएगा अगर ये दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर दें। तो इनको पता है इनको एक दूसरे की जरूरत है। एक हद के बाद बात करनी पड़ेगी, सब लेकिन आज पाकिस्तान ने बोल दिया नहीं हमें डेमोक्रेटिक वॉइसेस चाहिए अफगानिस्तान में। अरे आप ही लेके आए इनको, ये आपकी बदौलत है, ये जो हैं आज अफगानिस्तान में ये आपकी बदौलत है। तो
हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये एज वुमेन जर्नलिस्ट, और नितिन ये बस मैं नहीं कह रही, कितने सारे हमें मैसेजेस आए हैं उनके जिनके आवाज़ तालिबान ने काबुल में अफ़गानिस्तान में दबा दी है, और उन औरतों के, उन अफ़गान महिलाओं के जो अफ़गानिस्तान छोड़ के चले गए हैं। अपना मुल्क छोड़ के जाना छोटी बात नहीं होती, सच है। और वो बाहर बैठ के बोल रहे हैं कि एटलीस्ट आपने ये सवाल पूछे, क्योंकि कोई और तो पूछ नहीं रहा। लेकिन गीता मुझे ये बताइए कि अगर पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी को बुला लिया जाता तो क्या ये सवाल इतनी ही जोर शोर से, इतनी बिल्कुल। ताकत से यहाँ उठता? बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल। जब शुरू में मुतक्की आए उसके 1-2 दिन तक ऐसा कोई सवाल उठता नहीं दिखा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तब सवाल उठेगा ना। नहीं, बिल्कुल। अगर प्रेस लेकिन कॉन्फ्रेंस होता और आजकल हम जो होते जर्नलिस्ट है, तब भी वही सवाल उठते मैं टोक के पूछ रहा कि हूँ, हाँ बिल्कुल आजकल बिल्कुल। जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर भी हैं, है ना, इधर उधर जाके बात भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो इंतजार करते हैं कि टीवी पर जब उनकी बारी आएगी तो वो लाइव में बोलेंगे। मेरा ही कहना है, मेरा भी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि हमारी भी चिंता थी एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते कि आप बुला तो रहे हैं लेकिन वही रेड लाइन्स हमने क्यों नहीं 90 में इनको ओके किया था। इसीलिए ना सारी बातें जो कि 90 में माहौल अलग था। हाँ, किसी ने तालिबान को रिकग्नाइज नहीं किया था हाँ। तब ना, पाकिस्तान को छोड़। लेकिन क्या हम तब मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे थे? इसी तरह से बिल्कुल ले रहे थे ना। यही मैं कह रहा हूँ, आज भी इस मामले में तो वही है सब तालिबान। आज अगर ये वाला मॉरल हाई ग्राउंड लेंगे तो जियो पॉलिटिक्स में आप कहीं नहीं नजर आएंगे। तो आपको जियो पोलिटिकली, और अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं ये तब भी बोल रही थी अब भी बोल रही हूँ, अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमें इंगेज करना ज़रूरी था। जो 90 का तालिबान था और जो अब का तालिबान है उसमें भी बहुत फ़र्क है। 90 के तालिबान में आपको पब्लिक फ्लॉगिंग नज़र आता था, और जिस तरीके के एट्रोसिटीज़ है वो नज़र आते थे, आपको पता था। इस बारी का तालिबान, आप 20 साल में जितने भी ये नया लॉट है बाहर पढ़ के आया है, बिल्कुल वो लोग यहाँ रहे नहीं थे ना चले गए थे। अफगानिस्तान में। तो ये तालिबान भी काफ़ी सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो जानते हैं कि इमेज कहाँ ख़राब हो सकता है। तो अभी भी वहाँ पर हाल बहुत ख़राब है औरतों का इंटीरियर्स में, लेकिन आधे वक्त वो प्रोजेक्शन की वजह से आपको आधी चीज़ें नज़र नहीं आती। जो नज़र आ रही है वो कि पढ़ाई बंद कर दिया है लड़कियों का। और आप ये देखें ना, हमने सवाल पूछे, एक सवाल का सही जवाब नहीं दिया, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। आज़ादी है, औरतें सब कुछ कर सकती हैं, हम रोकने नहीं वाले हैं इस्लामिक टेनेट्स के अंडर। अरे आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं बच्चों को। आपने क्या सवाल पूछा था? हमने पूछा था, हमने पूछा था कि एम्बेसी को लेकर। अच्छा। वो किसी और का सवाल था, वो पहुंच नहीं रहा था क्योंकि वहाँ पे कोई मॉडरेट करने वाला नहीं था। वो किसी के तरफ देख के नहीं इशारा कर रहे थे कि ये आप पूछिए, तो मॉडरेट नहीं कर रहा था, तो सब सवाल पूछ रहे, तो सब कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का के सवाल, जैसे स्मिता शर्मा का, दानिश सिद्दीकी पर, सुहासिनी हैदर का, जहाँ पे सुहासिनी ने सीधे सीधे कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ये हो नहीं रहा है, वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही, तालीम नहीं मिल रही बच्चों को। और आपके खुद के लीडरशिप, स्तानकज़ाई जैसे लीडर्स बोल रहे हैं कि पढ़ाई होनी चाहिए बच्चों की, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई जवाब नहीं दिया। तो आर्मी, हमने पूछा कि ये जो अब एम्बेसी है इसका कंट्रोल किसके अंडर है? तो उन्होंने बोला जाहिर सी बात है, अगर हमारे डिप्लोमेट्स को अलाउ कर रहे तो हमारे अंडर है। तो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी के मुताबिक ये जो एम्बेसी काबुल दिल्ली में है ये अब काबुल के कंट्रोल में है। इससे पहले तनख्वाहें कौन देता रहा इन डिप्लोमेट्स की? बहुत लोगों को तनख्वाहें तो भारत सरकार हेल्प कर रही थी। हेल्प क्या मतलब? हम तनख्वाह भी देने लगे थे क्या डिप्लोमेट्स की? मेंटेनेंस में मदद तो कर रहे थे। लेकिन बहुत लोगों को बहुत कम सैलरीज, बहुत मुश्किल से ये अफगान डिप्लोमेट्स अपना वो कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, और बहुत सारे ऐसे जगह, बहुत सारे देशों में कर रहे हैं। अफगान एम्बेसीज को फॉरेन मिनिस्ट्री ही मेंटेन कर रहा है, जो रिकग्नाइज नहीं करते हैं, जो कहते हैं ठीक है ये डिप्लोमेट यहाँ पर अभी भी है। हाँ, क्योंकि अपनी जमीन पर तो कम से कम वो आपकी है ही, यहाँ पर अभी जिम्मेदारी और कोई बचा नहीं है। एम्बेसडर कोई नहीं है, बस 2-4 छोटे तो मानवीय आधार पर इनकी मदद हो रही होगी। हाँ, जैसे अफगानिस्तान में मानवीय आधार पर हम मदद वैसे भी भेज रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी मेरी अब तक की बातचीत में मैं इतना तो समझा हूँ कि एक कन्फ्यूज़न भारत सरकार के मन में भी रहा होगा। जब हम समझ पा रहे हैं तो वहाँ तो नीति
बनाने वाले बैठते हैं कि भाई एक तरफ तो हमें तालिबान से बात करनी है जिसके कुछ रेड फ्लैग्स हैं, हम नहीं कर सकते, मानव अधिकारों का कोई ख्याल नहीं है, महिला अधिकार का ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की चुनौती है, चीन की चुनौती है, वो वहाँ बैठे हुए हैं और हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी फंसे हुए हैं। तो दोनों चीज़ होंगी और फिर एक फैसला हुआ होगा कि मान्यता तो नहीं देते, बुला लेते हैं, बात कर लेते हैं, है ना। तो क्या भारत सरकार इस धर्म संकट से तो कम से कम वो तो बाहर निकल गई है, ये मानती हैं? उन्होंने चुन लिया। हाँ, उन्होंने चुन लिया। एंगेज करना ये आज की बात नहीं, ये विजिट आज हुआ है, लेकिन काफ़ी समय से एंगेजमेंट चल रहा है दोनों देशों के बीच। हमारे ऑफिसर्स लगातार वहाँ जा रहे थे, लगातार मुलाकातें हो रही थी, फॉरेन सेक्रेटरी की मुलाकात हो गई थी इससे पहले। तो हमें पता था कि ये इस दिशा में चल चुके हैं जहाँ पर अफ़गानिस्तान को एंगेज करना ज़रूरी है। अगर आप चाबहार पोर्ट की बात करें, ईरान, उसमें भी अफ़गानिस्तान का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इसका कोई जो भी सामान हमें भेजना है अफ़गानिस्तान और उसके थ्रू सेंट्रल एशिया चाबहार से, उसमें भी अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटिजिकली ऑल्सो, जियो स्ट्रेटिजिकली ऑल्सो। हम नहीं चाहते कि एक पूरा देश ऐसा हो जो पाकिस्तान के साथ मिल जाए और भारत के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाए। तो इस कनेक्टिविटी, इस पूरे जियो स्ट्रेटिजिक पोजिशनिंग को देख के अगर देखें तो हाँ, भारत सरकार ने चूज़ किया कि इनको एंगेज करना आज ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि और हम उन्हें कोई मॉरल भाषण नहीं देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। दिया होगा धीरे से, ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफिशियली हमने हमेशा जो महिलाओं का मुद्दा है उसको हमेशा उठाया है, ऐसा नहीं कि नहीं उठाया है। लेकिन ये है कि जो रेड लाइंस की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे हम डिप्लोमेटिकली अपना काम भी करें और ये मुद्दा उठाते रहे। मुझे लगता है कि ये जो एक टेस्ट ऑफ इंडिया जो मुत्ताकी को मिला है, उसको देखकर शायद कहीं ना कहीं उनको वापस जाके कुछ चीज़ों को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा दिन ऐसा चल नहीं सकता। और अगर अमेरिका बागराम चाहता है और उसमें उन्हें तालिबान से फिर से उलझ जाते हैं वो तालिबान से, तो वो फिर से इस विमेंस इशू को मुद्दा बना देंगे। उसमें फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा अफ़गानिस्तान का। हालांकि तालिबान अब फॉरेन फोर्सेस को आने नहीं देगा, तो देखना होगा कि अमेरिका क्या करेगा इस पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तालिबान और पाकिस्तान का एक झगड़ा जो डुरंड लाइन पर है, वो तो हमें सबको पता है, समझ में आता है, अंग्रेज़ों की देन है, ठीक है, उस पर तो झगड़ा चलता रहेगा पठानों का। लेकिन आप ही ने अभी याद दिलाया कि जैसे तालिबान आए थे, ISI चीफ गए थे, तो एक दोस्ती भी है ना, बहुत वक्त नहीं, पाकिस्तान ने साथ दिया। हाँ, वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब झगड़ा क्या है? वही डुरंड लाइन का पुराना झगड़ा है, पठानों का झगड़ा है, या कुछ और बात है जो हम जैसे बहुत दूर बैठे लोगों को नहीं पता है? नहीं, डुरंड लाइन की बात तो है ही, क्योंकि इस बॉर्डर को सेटल करने की ज़रूरत थी। और अब ये लोग अपना जो पख्तूनिस्तान है, हाँ, अच्छा, जिसको पख्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं पठान लोग। हाँ, तो उनको लगता है कि ये जो मुद्दा है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। दूसरा, इसी डुरंड लाइन से काफ़ी सारे रेफ्यूजीज़ का आना जाना लगा रहता है। तो बहुत सारे ऐसे, जब थोड़ा माहौल बिगड़ने लगा, तो बहुत सारे ऐसे अफ़गान से जिनको पाकिस्तान ने धक्के मारकर वापस अफ़गानिस्तान भेज दिया। तो वहाँ से इस पूरे करंट जो बॉर्डर क्लैशेस है उसकी शुरुआत हुई। और फिर अब पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं, जो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन सारे टेररिस्ट को भी आपने सेफ हेवन दे रखा है, चाहे वो TTP हो, TLP हो, उनके बैड तालिबान जो हैं। हाँ, तो ये गुड बैड तालिबान इनको आज याद आ रहा है, तब याद नहीं आया था जब पूरी दुनिया तालिबान को लेकर कहते थे देयर आर नो गुड और बैड तालिबान आर ओनली बैड, तब उनको याद नहीं आ रहा था। और आज पाकिस्तान के हालात देखें, जिस तरीके के वहाँ पे झड़प हो रहे हैं, जिस तरीके के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पंजाबियों को मार दिया है पाक फोर्सेस ने,
आप खैबर पख्तूनख्वा में ये सब कुछ कर सकते हैं, आप बलूचिस्तान में ये सब कुछ कर सकते हैं, आप पंजाब में जाके ये सब नहीं कर सकते हैं। तो बहुत हैवी प्राइस पे करना होगा। और जब आप ये सब देखते हैं, आपको पता है पाकिस्तान बोल रहा है ये सब अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान भी जाग रहा है कि और जान रहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ बुरे रिश्ते रखकर आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं। तो सस्टेनेंस के लिए आप देखेंगे कि इन दोनों को वापस बातचीत करने की ज़रूरत होगी। और जब वो होगा तो देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मसला हो जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ को डिसाइड करना होगा कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करेंगे। कल देखिए किस तरीके से उन्होंने अगर कल क्या उनका तो धारावाहिक चल रहा है, Sucking वो up करते रहते हैं। पर कोई मिसाइल हो तो वो यही है सबसे बड़े आज। तो शहबाज शरीफ को ये डिसाइड करना होगा कि क्या वो अफ़गानिस्तान के साथ बात कर इस मसले का हल ढूंढे जो पाकिस्तान को आज बड़े ही बुरे सिचुएशन में ले आकर खड़ा कर दिया है, या फिर वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ बाग्राम बेस के लिए लड़े। अच्छा, तालिबान ने अफगानिस्तान को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है, पंशीर वैली वगैरह सब अब उनके पास है। अब तो अफ़गानिस्तान पूरा तालिबान ठीक है। इस्लामिक स्टेट इनके लिए एक चुनौती है। किन के लिए? तालिबान के लिए, इनके शासन के लिए, क्योंकि ये उन्हें आतंकवादी कहते हैं। नहीं, चुनौती अब ऐसा चुनौती नहीं रहा, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में कुछ अटैक्स हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान में एज सच बहुत बड़े अटैक्स नहीं हुए। कुछ एक ब्लास्ट्स तो हुए। हाँ, कुछ एक ब्लास्ट हुए, लेकिन बहुत बड़े अटैक्स। वो इस्लामिक स्टेट के थे या फिर तालिबान के ही अपने जो घरेलू विरोधी थे उनके किए हुए थे? ये मुझे ध्यान नहीं है कि वो इस्लामिक स्टेट के थे या नहीं, लेकिन फ्रिंज एलिमेंट्स तो थे इस्लामिक स्टेट के ही। तालिबान के फ्रिंज एलिमेंट्स, या तालिबान के अपोजिंग एलिमेंट्स नहीं थे। ओके, मुत्तकी पर लौटते हैं, वो आए थे। हाँ। और देवबंद भी गए, लेकिन देवबंद पर तो हमने एक पॉडकास्ट किया है, उनके जाने पर तो देवबंद क्या है। लेकिन मुझे आपसे ये पूछना है, जब वो दिल्ली में थे क्या डिसाइड हुआ है ऑन पेपर? कुछ पता चला कि क्या लेन देन, क्या बात? मतलब ऐसे हमने सुन लिया इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है, पर बताइए तो पेपर पे क्या हुआ है? नहीं, वो तो बताएंगे, लेकिन देवबंद आपने मेंशन किया तो बताना चाहेंगे। 2017 या 18 की बात है, जब यूपी में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इन द हाउस तालिबान को कंडेम किया था। हाँ, और क्लिप वायरल है। और क्लेरिक्स जिन्होंने तालिबान 2021 में जब टेक ओवर हुआ था, 2021 सॉरी, यस, अगस्त, जब टेक ओवर हुआ था, तब जिन्होंने वाहवाही की थी उनको, उन पर FIRs हुए थे। और इंटरेस्टिंगली इस बार जब मुताकी पहुँचे तो गार्ड ऑफ ऑनर मिला उन्हें। मतलब मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, आपको डिप्लोमेसी करना है, क्वाइट डिप्लोमेसी भी हो सकता था, आए आराम से। देवबंद में तो वैसे भी बड़ा क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन का माहौल था। सब रास्तों पर थे, मर्द सब हमारे रास्तों पर थे, औरतें तो नज़र नहीं आई मुझे उन वीडियोस में। लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर देने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता ज़रूरत थी, या कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट। खैर, आपने पूछा कि क्या डिलीवरेबल्स हैं हमारे लिए, हमारे इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड को लेकर। अब ट्रेड की बात उन्होंने की, उन्होंने फिक्की में जाके कॉन्वर्सेशंस किए हैं, उन्होंने कई सारे ऐसे बिजनेस कम्युनिटी को एड्रेस किया। फिर से अगर आप वो वीडियो देखें, अफ़गान एम्बेसी का है, जहाँ पर उन्होंने इंडियन और अफ़गान बिजनेसेस से बातचीत की, और आपको एक वहाँ पे महिला नज़र नहीं आएंगी, सब मरते। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी, हमने तो हम मीडिया फ्रेटर्निटी तो काफ़ी सॉलिडारिटी दिखाया, वो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उन्होंने क्यों नहीं दिखाई ये इस तरीके की सॉलिडारिटी, और कहा कि विमेन बिजनेस वुमेन को क्यों नहीं इनवाइट किया गया? आप फिक्की में बैठे हैं और आपने सारे जो ट्रेडिंग कम्युनिटी से बात की, सब मेन है, तो किसी को पूछना चाहिए ना कि यहाँ पे जब ट्रेड होगा तो क्या विमेन एंटरप्रेन्योर्स मुझे आपकी बात से याद आ रहा है ऐसा कि अगर ये जयशंकर ना होते, हाँ, और ये विदेश मंत्री सुषमा स्वराज होती, हाँ, तो मिलते तब क्या होता? देखिए, यही है ना नितिन, एक और बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने ये कहा, मैं बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं कि मुत्ताकी मिलते नहीं हैं औरतों से। काबुल में UN रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वुमेन है।
हमारे जब यहाँ से डेलीगेशंस गए उसमें विमेन डेलीगेशन भी थे, काफ़ी सारे विमेन ट्रैक 2 के लिए कुछ लोग गए थे जिसमें काफ़ी सारी महिलाएं थीं। विवेकानंदा फाउंडेशन में जाके जब बात की तो वहाँ पे भी महिलाएं थी, पीछे बैठी थी लेकिन थी। मिलते हैं, बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर आके भारत में भारत सरकार को जो जिस तरीके से आपने किया है वो कहीं ना कहीं आपने क्या कहते हैं रब इट इन योर फेस वाला जो टर्म है वो इस्तेमाल करूँगी भारत सरकार के लिए। भारत सरकार को सोचना चाहिए, अगर ये सब जगह विमेन महिलाओं से इंटरेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने किस हक से और कहाँ से वो हिम्मत लेकर आए कि वो सोच रहे थे यहाँ पे ऑल मेल प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन फिर आप मेरे मन में ये सारी बातें बोल के संशय पैदा कर रही हैं। हाँ। ये शक कि क्या पता ये एक चूक रही हो, केवल ऐसा सोचा ना गया हो। जब आप लोगों ने नोटिस किया है ये, उसके बाद अगर मैंने मैसेजेस नहीं दिए होते, हाँ। अगर मैंने मैसेजेस नहीं भेजे होते और प्रोटेस्ट नहीं लॉन्च किया होता नितिन, तो मुझे लगता ठीक है शायद चूक भी हो। अरे हम सारे सीनियर विमेन जर्नलिस्ट ने मैसेजेस भेजे। प्रोसेस यही होता है वैसे। हाँ, प्रोसेस होता है कि वो लोग खुद ही जो सिलेक्ट मीडिया जर्नलिस्ट होते हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि इंडिया टुडे आज तक का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही ना हो। हालांकि हमारे यहाँ से भी एक मेल जर्नलिस्ट गए थे। हम बस कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो वो है ऑर्गेनाइजेशंस, आपने सबको अगर वहाँ पे विमेन जर्नलिस्ट है आपने उनको इनवाइट ही नहीं किया, ऐसा हो सकता है? आज तक जितने भी सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इंटरेक्शंस हुए हैं वहाँ पे ऐसा तो नहीं था कि मुझे कभी इनवाइट ना आया हो, या हमारे जैसे सीनियर जो काफ़ी साल बीट में रह चुके हैं उनको इनवाइट ना आया हो। तो ये चूक तो नहीं था, ये डिलिबरेट था। उनके पास जवाब नहीं था। टेक्निकल इशू और शॉर्ट नोटिस तो जवाब ही नहीं हो सकता ना। जवाब तो दिया उन्होंने और फिर दोबारा बुला भी लिया। हाँ, अपने फिर अगर शॉर्ट नोटिस था तो हमारे मैसेजेस उन्होंने पढ़े नहीं या उनको मिला नहीं। हमने तो मैसेजेस MEA से लेके एम्बेसी से लेके तालिबान रिप्रेजेंटेटिव से लेके सबको भेजा। ठीक है, तो चूक तो नहीं था। अच्छा, टेक्निकल मिशन को हम एक उल्टा मुझे लगता है कि ये तो आपने आके भारत को ही दिखा दिया कि देखिए यहाँ पर भी आके हम मेल कर सकते हैं, मेल प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर तो बाद में इनको नहीं, पर आप लोगों ने ठीक जवाब दिया अराउंड करना और ये सबसे पड़ा। अच्छा हुआ कि मुत्तकी जब यहाँ से गए होंगे तो उन्हें ये नहीं हुआ होगा कि ये मैं कभी भी कर सकता हूँ। अरे अब इस बात का खास ख्याल रखना पड़ेगा। इंटरनेशनली हर अखबार ने लिखा है इस बारे में कि भारत में इनको ऑल इंक्लूसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। पर ये आप लोगों ने तालिबान का भलाई किया है, क्योंकि अगर उन्हें दुनिया के साथ दोस्ती करनी है जैसा वो कह रहे हैं, हाँ। तो उन्हें कम से कम ये नजरिया अपने घर में वो क्या करते हैं इस पे बहुत जोर नहीं है किसी का, बाहर तो बदलना पड़ेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल, टेक्निकल मिशन था, अब पूरा दूतावास बनने जा रहा है, क्या भारत उन मुल्कों में शामिल हो जाएगा जो एक तरह की मान्यता तो तालिबान के सरकार को दे ही रहे हैं और उसकी देखा देखी बहुत सारे लोगों को देनी पड़ेगी, और फिर भारत ये आलोचना सहेगा कि भारत कैसे दे सकता है लोकतांत्रिक देशों के सब? नहीं, बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों ने एम्बेसीज खोल लिए हैं। हम भी एम्बेसी खोलने वाले हैं। कौन चाइना, UAE, कतर, चाइना तो लोकतांत्रिक टर्की, नहीं, हम बस बता रहे हैं, टर्की, कई सारे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जिन्होंने एम्बेसीज खोलना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, एम्बेसीज काबुल में खुलने शुरू हो गए। मान्यता से कितनी दूर है आप? एम्बेसी खोलने का मतलब मान्यता नहीं है, यही बता रहे थे हम। एम्बेसी खोलने का मतलब ये है कि अगर आप इंगेज करना चाहते हैं किसी भी देश में तो आपको वहाँ पे मिशन रखने की ज़रूरत है। तो हम भी डिप्लोमेट्स भेजने वाले, एम्बेसी खुलने वाला है। यहाँ पर भी एम्बेसी में तालिबानी डिप्लोमेट्स होंगे। मुझे ये नहीं पता कि अगर वहाँ पे एम्बेसडोरियल लेवल डिप्लोमेट जाएगा या नहीं जाएगा। उसके अलावा एम्बेसी सारे खुलेंगे। एक कदम आगे तो बढ़ गए ना? कई कदम आगे बढ़ चुके हैं, एक कदम नहीं, कई कदम आगे बढ़े, इंगेज करना शुरू कर दिया। ताकि मतलब अनबिलीवेबल, आप तालिबान के मिनिस्टर को इंडिया में इनवाइट कर चुके हैं, आपने उनको प्रोटोकॉल के तहत स्टेट वेलकम दिया है, और उसके बाद आप वहाँ पे मिशन खोल रहे हैं और आप तालिबान के डिप्लोमेट्स को अफ़गान एम्बेसी में आने दे रहे हैं। हालांकि फ़्लैग अभी भी रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान का है और वो फ़्लैग नहीं हटेगा जब तक भारत तालिबान सरकार को रिकग्नाइज नहीं करती। और रिकग्निशन के लिए शायद एक हमारा सबसे बड़ा जो मांग है वो शायद विमेंस एजुकेशन और विमेंस राइट्स है। वो सबके लिए है। बहुत सारे देश वेस्ट में भी तालिबान सरकार को रिकग्नाइज नहीं करी इसी के बिना पर। देखिए, ज़लज़ला आ जाता है और आप औरतों को मरने के लिए छोड़ देते हैं, ऐसा तो कोई देश होना नहीं चाहिए।
लेकिन तालिबान ये लगातार कह रहा है, जो मैंने सुना, कि हम जो बच्चियां हैं उनको स्कूल में भेज रहे हैं, अभी हम प्रक्रिया में हैं, धीरे धीरे करेंगे। मैं समझना चाह रहा हूँ, अगर वो करने भी लगे, कौन सी संस्था, कौन सा सर्वे होगा जो ये बताए कि वो वाकई कर रहे हैं, और दुनिया कैसे मानेगी कि वो कर भी रहे हैं? यूनाइटेड नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ पर, आपकी अपनी एम्बेसी होगी वहाँ पर। मॉनिटरिंग के लिए आपके पास कमी नहीं है, बहुत सारे मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं, और आपकी खुद की एम्बेसी अगर खुल जाती है तो आपको पता होगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और किस हद तक हो रहा है, और क्या कुछ ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं जो किसी के नज़र में नहीं आता, वो भी पता चल जाएगा। क्योंकि इंटीरियर्स में अभी भी हालात औरतों की बहुत ख़राब है, क्योंकि जो तालिबान अब आया है वो शायद पढ़ लिख के, थोड़ा समझ के, दुनिया देख के आया है। तो आपको इनसे उम्मीदें क्यों नहीं है कि महिलाओं के हालात बदले गए तालिबान? हम बता रहे हैं, क्योंकि वो पढ़ लिख के आ गए, लेकिन वो किसके बलबूते पे आए? वो उनके बलबूते पे आए जो अफ़गानिस्तान में ही थे, जिहाद कर रहे थे, और कभी अफ़गानिस्तान छोड़ के नहीं गए। उनको उन्होंने क्या प्रॉमिस किया? उनको नहीं, नेता नहीं, हम बोल रहे जो नेता हैं उनके बच्चे सब बाहर पढ़ के आए हैं, लेकिन जो वर्कर्स और फाइटर्स हैं और कमांडोज थे वो तो अफ़गानिस्तान में ही है। तो उनको आपने क्या बोला कि हम आपको वापस से तालिबानी इस्लामिक शरिया वापस ला के देंगे, है ना? मैं नहीं कह रही कि इस्लामिक शरिया में फ्लॉगिंग है या नहीं है, लेकिन जो तालिबानी माइंडसेट है उसमें ये है कि आप किसी भी औरत को कभी भी डंडा उठा के मार सकते हैं। तो अब इंटीरियर्स में यही तालिबान आपको पावर में लाया है, इनको आप रोकने जाइएगा तो वो पूछेंगे अरे लेकिन हमने आपको लाया है वापस इसलिए ताकि आप हमें हमारे जो हक हैं, उनको लगता है ये इनके हक है, ये इनका रिलीजियस राइट है कि ये जो हमारा हक था कि हम अपने वुमेन को कंट्रोल कर सके, इनको कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की, तो ये कैसे बदल सकते हैं आप? तो इनका जो ग्राउंड फोर्स है और ग्राउंड सपोर्ट है वो तो नहीं बाहर, उन्होंने दुनिया नहीं देखा है, वो इंतज़ार कर रहे थे कि एक दिन होगा जब ये अफ़गानिस्तान वापस बदलेगा और तालिबान आएगा, और हम हैं तालिबानी। तो अगर आप इंटीरियर्स में जाए तो अफगानिस्तान में अभी भी बहुत बहुत बुरा हाल है, और कबीला ही है पूरा। हाँ, बिल्कुल, अर्बनाइजेशन कुछ नहीं है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं लेकिन कि सऊदी अरब आपको बाहर से देखने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर तो उसके भी वैसे ही हालात हैं लगभग। MBS जो कुछ कर रहे हैं वो कॉस्मेटिक नहीं, पढ़ाई को लेकर नहीं, वहाँ सऊदी अरब में उसको UN की मुहर लगी है। नहीं, सऊदी अरब को में बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो सेपरेट स्कूल्स, बिल्कुल, चाहे वो सेपरेट स्कूल्स, लेकिन सरकारों में नहीं है पढ़ाई होते। बिल्कुल है, सरकारों में भी है। अभी आना शुरू हुआ है, हाँ, एक ज़माना था नहीं था, अभी तो ड्राइविंग लाइसेंस मिले हैं। नहीं, एक ज़माना था जब नहीं आते थे, लेकिन अब आने लगे हैं। इन सब चीज़ों में आपको देना होगा MBS को कि उसने ये सब चीज़ें बदल दी, क्योंकि उसको दिख रहा है कि वर्ल्ड में आपका इमेज कुछ ख़ास नहीं है अगर आपके यहाँ पे महिलाएं नहीं काम करती। इनफैक्ट कोई भी डेलीगेशन देखेंगे आप, उसमें आपको महिलाएं ज़रूर नज़र आएंगी। अब UAE में, सऊदी में ज़रूर नज़र आएंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कह रहे कि उनके हालात बहुत अच्छे हैं, हालात अभी भी ख़राब है, लेकिन तालिबान के मुकाबले बेहतर है। कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। तो ये आलोचना ठीक नहीं है। वहाँ पे पढ़ाई लिखाई, डेवलपमेंट, अफगानिस्तान में अभी भी डेवलपमेंट नहीं है इंटीरियर्स में। सऊदी अरब में हर जगह डेवलपमेंट तो है, 2-4 शहर हैं उनके पास, शहर नहीं, जहाँ पे भी जाए डेवलपमेंट है। ऐसा नहीं है कि वो लोग सब बहुत गरीब कोई नहीं है ना सऊदी अरब में। सऊदी में गरीबी ऐसा सच कोई नहीं है। तो जो है वहाँ पर वो उनको एजुकेशन मिल जाता है, लेकिन क्या डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, बिल्कुल है डिस्क्रिमिनेशन। औरतें क्या बाहर निकल सकती हैं, आराम से निकल सकती हैं? नहीं, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन है अभी भी वहाँ पर, लेकिन चीज़ें बदलती नज़र आ रही हैं। ठीक है। अफ़गानिस्तान में मुझे उल्टा नज़र आ रहा है, जो चीज़ें बदली थी बड़े मुश्किल से लड़ के जो उन्होंने हासिल किया था वो सब अब जाता नज़र आ रहा है। तालिबान के दौर में चुनाव नहीं होते? तालिबान के दौर में हाई कमांड का चुनाव तो शायद नहीं होगा, लेकिन रीशफल, अभी बोला कैबिनेट रीशफल हो रहा है, तो हमें नहीं पता कि किस बेसिस पे, हाँ, किस सिस्टम के हिसाब से, लेकिन हाई कमांड का अखुनज़ादा तो नहीं बदलने वाले हैं, वो तो वही रहेंगे। ठीक है, मेरा आखिरी 1-2 सवाल। व्यापार के मामले में क्या खरीदेंगे, क्या बेचेंगे हम अफगानिस्तान से? अफगानिस्तान रिसोर्स रिच है,
हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग रिलेशनशिप तो नहीं है, लेकिन फिर भी रिसोर्स रिच है। और बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको जो क्वालिटी अफ़गानिस्तान से है, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, वो कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें वहाँ से आ सकती है, लेकिन अगर ज़्यादातर देखा जाए तो भारत से उनको बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। और भारत एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोवाइडर बन जाएगा, ना केवल अफ़गानिस्तान के लिए, लेकिन अगर वो रूट तय हो जाता है तो पूरे सेंट्रल एशिया के लिए। तो हमारे लिए ट्रेडिंग जो मार्केट्स हैं, उनमें ये पूरा सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान सब आ जाता है। तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा अगर हम वो ट्रेडिंग रूट खोल पाए। अगर अफगानिस्तान की ज़मीन में इतने संसाधन हैं, अमेरिका इतने सालों से वहीं था, तब किसी ने खनन क्यों नहीं किया? ये अचानक से बातें कहाँ से? रेयर अर्थ मटेरियल्स भी हैं वहाँ पर और वो नहीं, तैयार हमेशा हैं। से था, क्योंकि मिला क्या? नहीं, क्योंकि वहाँ वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रिडन था ना नितिन। सरकार तो एक थी वहाँ पर। देखिए, नहीं, एक ब्यूटी ऑफ अफगानिस्तान या कर्स ऑफ अफगानिस्तान ये कह सकते हो आप, कि वो कभी भी किसी के कंट्रोल, कोई फॉरेन फोर्स के कंट्रोल में नहीं है। अब अमेरिका ने 20 साल से ज़्यादा लगा दिए, कंट्रोल कहाँ कर पाए? सरकार बनी, हालात ख़राब, लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो कहाँ से आप रेस्टिव जगह जहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ऐसी जगहों पर आप ना इंडस्ट्री खड़ा कर सकते हैं, ना माइनिंग कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जिनके साथ दोस्ती है उनको बहुत फ़ायदा है, बहुत सारे ऐसे जगह है, और माइंस है जो चाइना के अंडर है, चाइना करेगा उसे एक्सप्लॉइट। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शायद ट्रंप तक ये बात पहुंची नहीं है कि मुताकियां आ गई और क्या क्या हुआ है। ठीक है, नहीं, ये नहीं मैंने ये कहा था, वो भी जेस्ट में कहा था कि शायद ट्रंप के कान में ये बात नहीं पहुंची कि भारत ने बागराम में तालिबान को सपोर्ट कर दिया है और उन अमेरिका को अपोज कर दिया है। तो यही, क्या ये भारत के लिए मौका है कि वो अमेरिकी प्रतिबंधों से डरे बगैर अपने हितों के हिसाब से भारतीय उपमहाद्वीप में और एशिया में कुछ चीज़ें तय कर ले? जैसे तय कर ले कि हमें परियोजनाएं चलानी है अफगानिस्तान में, वो तय कर ले कि ईरान या रूस के साथ मिलकर हम काम करेंगे। तो मैं एक सीजन जर्नलिस्ट से पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही वक्त है भारत के लिए हिचकिचाहट छोड़ के एक नई पॉलिसी, एक नई फॉरेन पॉलिसी तय करने का? करे अमेरिका जो करना है। आई थिंक हमने अपना फॉरेन पॉलिसी तय कर लिया है। मुझे बस ये लगता है कि अब जब आप कोई भी फॉरेन पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी तय करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि लोग आपके तरफ बस इसलिए नहीं देख रहे हैं कि आप सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिश इंटरेस्ट जैसे अमेरिका करता है उस पर चल रहे हैं, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। मुझे लगता है अफ़गानिस्तान में विमेंस राइट्स भारत के लिए नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। अगर आप ये नहीं लेके चलेंगे, लंबे रास्ते में आपको नुकसान है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन में आपको नुकसान है, क्योंकि हर वो अफ़गान जो भारत के साथ खड़ा हुआ था, तालिबान को जिसने रेजिस्ट किया, उसने बहुत बुरे दिन देखे हैं अफ़गानिस्तान में इस दौर में। जब तालिबान वापस आया, आपने सबको तो नहीं लिया, क्या आपने अफ़गानियों को शरण दिया? वो लोग वहीं पे हैं, बहुत लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि वो इंडिया और अमेरिका को सपोर्ट करते थे। तो आपको ऐसे दिन नहीं देखने चाहिए, और आपको ऐसा देश नहीं बनना चाहिए जहाँ पे आप अपने मॉरल्स भूल जाएं। सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फिश इंटरेस्ट के चक्कर में, ये सेल्फ इंटरेस्ट बहुत शॉर्ट टर्म है, आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड रूल सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तालिबान को भी हमारी ज़रूरत है। हम ऐसे क्यों लेके चल रहे हैं जैसे कि हम बेचारे हैं? हम बेचारे नहीं हैं। तालिबान को हमारी ज़रूरत है, उनको अगर रिकग्निशन चाहिए, उनको चाहिए कि अफ़गानिस्तान बढ़े, उनके वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, फ़ायदा हमें नहीं, उनको है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपको ये सब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि भारत अफ़गानिस्तान में बने रहे और दोस्ती बने रहे, तो आपको यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, आधी आवाम, उनको उनके हक देने होंगे। और अगर हम इस मॉरल से हिल जाते हैं तो भारत वो भारत ही नहीं है जो इन मॉरल्स पे खड़ा हुआ है। ये तो हमने एक बस बहुत छोटा मंजर दिखाया था उन्हें जब वो इधर आए थे। उनको जानना होगा कि अगर आप भारत से एंगेज करते हैं तो आधी आवाम यहाँ पे क्या 80% जो मर्द हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में हम इस तरीके से एंगेज करें कि हम भूल जाएं कि वहाँ की महिलाएं
महिला को कम समझा जाता है, सेकंड क्लास भी नहीं, सेकंड क्लास सिटीजन का भी दर्जा नहीं है वहाँ पे। ऐसे देश के साथ एंगेज करते वक्त आपको कुछ मॉरल हाई ग्राउंड रखना होगा। और मुझे लगता है औरतों का हक, बच्चियों की पढ़ाई, तालीम सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आखिरी सवाल, किस तरफ जा रहे हैं संबंध? आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या? मुझे लगता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव रिलेशनशिप है। अभी ये कहना कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत जल्दबाजी होगी। देखते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम। आप इंगेज करना चाहते हैं, इंगेज कर रहे हैं, ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम किस हद तक तालिबान को इंगेज करेंगे और बाकी चीज़ों को नकार देंगे, वो देखना ज़रूरी है। तो मैं आज नहीं कह सकती कि बहुत अच्छा हुआ, मैं ये कह सकती हूँ कि ज़रूरत था, ज़रूरी था, और शायद इस नेसेसिटी की वजह से हम भारत अफ़गानिस्तान को इंगेज कर रहा है। थोड़ा भी अगर यहाँ पर हवा पलटता है, ट्रंप पलटता है, वेस्ट पलटता है, तो आप फिर से देखेंगे कि अफ़गानिस्तान वो अफ़गानिस्तान नहीं रहेगा जहाँ पे तालिबान बड़े आराम से जो करना चाहता है कर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गीता मोहन, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट के बाद आपके मन में शायद जो सवालों के जवाब आपको मिले होंगे उससे संतुष्टि कम हुई होगी, बल्कि नए सवाल ज़्यादा उभरे होंगे। कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सारे कमेंट पढ़ते हैं हम। और आपने इशारा दिया, मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि अब लोग तो ये सोच रहे थे कि तालिबान आ गया है तो थोड़ा वक्त रुकेगा, पर आप ये संभावनाएं भी जता रही हैं। ऑब्वियसली आप ही जता भी सकती हैं, इतने सालों से कवर कर रही हैं, कि इसे परमानेंट मत मानिए साहब, हवा कभी भी बदल सकती है। हवा तो दुनिया में कहीं भी कभी भी बदल रही है, तो अफगानिस्तान तो बस एक देश है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।